स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का लेसन पढ़ रहे थे जो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये वाला लेसन आप पढ़ रहे थे। इसमें हमने ये पढ़ा था राजनीति क्या है, हमें राजनीति की क्यों आवश्यकता है, राजनीति जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है और किस प्रकार से जो राजनीति में लोग वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सिनेमा के लोग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्षेत्र के लोग हो, चाहे वो खेल के हो या सिनेमा को, सभी किसी न किसी प्रकार से ये सभी लोग क्या है राजनीति को प्रभावित करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं और क्या हमें पढ़ना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है ये आप वॉइस रिकॉर्डर से बनाया गया है, तो इस वीडियो में वो आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। इस वीडियो में जो बातें बताई गई है ये इतिहास से संबंधित जो थ्योरिकल बातें हैं उससे संबंधित ये वीडियो है, तो ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें ये भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे ही आदर्श सिद्धांत हैं, लेकिन विभिन्न देश विभिन्न मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे अमेरिका है और भारतीय संविधान में ऐसा किया गया है। भारतीय संविधान हमेशा ये प्रयास करता है कि लोगों की जो अधिकार है वो सुरक्षित रहो, वो संविधान में प्रतिस्थापित रहे। अमेरिका के संविधान में इस प्रकार की बात की गई है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों, सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और शास्त्र अरस्तु से लेकर जोसेफ रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तक के समय तक वाद विवाद होता रहा है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। प्लेटो और अरस्तु ने विचार किया था कि दोनों तंत्रों में से कौन सा तंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहतर है। प्लेटो और अरस्तु के विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श किया था, लोकतंत्र में और राजतंत्र में, दोनों ने इस बात को विचार विमर्श किया। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने ये सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव का मात्र एक मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितना मौलिक अधिकार है, जितनी उसकी स्वतंत्रता है। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता और स्वराज की कल्पना की विवेचना की है। गांधी जी ने जो उनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें स्वराज शब्द की सही व्याख्या की है। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिस्थापित किया है। भारतीय संविधान के पहले वाले अध्याय में किसी भी रूप से छुआछूत का निषेध किया गया है। किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया है। पहले संविधान का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें छुआछूत उसको निषेध किया गया। गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों का माना गया, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। गांधी जी ने जिन सिद्धांतों की बात की उनको नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए एक तरीके से मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उनकी गाइडलाइन का काम करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को यह आदेश देते हैं कि वो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विकास करें, लोगों के लिए, उनके लिए भलाई का काम करें, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को अधिकार देते हैं। राज्य मतलब सरकार को अधिकार देते हैं। राज्य का मतलब यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान से नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है। तो राज्यों को जो काम करने का अधिकार मिलता है वो नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि उस समय कहा जाता है कि देश में आचार संहिता लागू हो गई है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं को देश के प्रशासकों के लिए आचार संहिता कही गई है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को सुव्यवस्थित
और व्यवस्थित रूप में प्रतिबंधित करता है, जिससे हमारे सामाजिक जीवन और सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे उदाहरणों को स्पष्ट करता है। यह कानून का राज और अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों का समर्थन करते हैं, सार्थकता की जांच करते हैं। इस कार्य को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं से बचाव और विकसित किया गया है। बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, कार्ल मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, उनके विचारों ने हर जगह, हर पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हुए हैं जो अपने समय में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बचाव के लिए प्रेरणा लेते रहे हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए विभिन्न कथन स्थिति में कौन सा जो सिद्धांत है वो मूल्य है? हमें विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, यह तय करने का अधिकार मेरा होना चाहिए, बिल्कुल आपका होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा या उन्मूलन कर दिया गया है। छुआछूत को बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। छुआछूत यानी उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से समाप्त करना। उन्मूलन यानी जड़ से समाप्त कर देना। जो छुआछूत की प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है, बिल्कुल कानून के समक्ष सभी भारतीयों को बराबर रखा गया है, ये भी कथन एकदम सत्य है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 28 है वो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं बनाने, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार देता है, उनको स्थापित करने का अधिकार देता है। भारत की यात्रा पर आए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत में जो भ्रमण करने विदेशी जो मेहमान आते हैं वो हमारे यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। मीडिया या फिल्म पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, मीडिया और फिल्मों पर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ये भी सत्य कथन है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्रों को सलाह लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल हमें भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर हमें भाग लेना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को समय समय पर भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में संबंधित मुद्दों और सामाजिक जीवन के अनेक मामले उठते रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से इनकी बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनती है, लेकिन यह आर्थिक तौर पर सामाजिक क्षेत्र में उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करती है। लोगों के पास राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं लेकिन समाज भी हो सकते हैं। समाज में उनके साथ जाति, गरीबी और भेदभाव होता है। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है, वही कुछ हमारे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल की पढ़ाई भी करने में अक्षम रहते हैं। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने के लिए सक्षम है, इतने सक्षम है कि वो चाहे जो कर सकते हैं। कुछ लोग इतने भी मजबूर हैं, इतने विवश हैं, इतने लाचार हैं कि वो रोजगार पाने के लिए आवश्यक स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। इनके लिए स्वतंत्रता का सपना अभी काफ़ी दूर है। ऐसे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्र होकर भी क्या है, आज हम हमारे राजनेताओं के गुलाम हो गए हैं। भारत तो आज़ाद हो गया, देश तो अपना हो गया, लेकिन लोग पराये हो गए। हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी
हर दम नई व्याख्याताओं का सामना करना पड़ता है, व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल को खेलने जैसा है। हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए संविधान में मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जाती रही है। इसकी एक नई वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा दी गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। देखिए, समय समय पर आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है। मौलिक अधिकार जो है सभी लोगों को रोजगार देने की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को लोक नियोजन में यानी कि अवसर की समानता की बात करता है। सभी को सरकारी अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे। लेकिन समय समय पर यह व्याख्या की गई है कि भारत क्या है, भारत में आजीविका यानी कि लोगों को आजीविका का अधिकार यानी कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वे लोगों के लिए आजीविका है तो जीवन निर्वाह है तो योग्य वेतन उपलब्ध कराए। कम से कम वो इतना तो वेतन उपलब्ध कराए, इतने पैसे सरकार उसको दे कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, गरिमापूर्ण वो जीवन जी सके। तो ये सारी बातें हमारे मौलिक अधिकारों में बताई गई है। मौलिक अधिकार हमें जीने का अधिकार देते हैं। समय समय पर सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह मौलिक अधिकारों में समय पर संशोधन किए गए हैं। जैसे सूचना का अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ये नई व्याख्याएं समय समय पर की जाती है। तीसरे, जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरे के नए नए आयाम भी खोज रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का एक दूसरे से मेल मिलाप करना आसान बना देता है। पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी नया नेटवर्क कायम करने में क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में बेहतर इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा भी हो। इसलिए यूँ तो इंटरजन यानी कि अंग्रेजी में इंटरनेट का उपयोग करने वाले नेटिजन कहा जाता है। जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं उन लोगों को अंग्रेजी में नेटिजन कहते हैं। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वे वैश्विक सुरक्षा या गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूर मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप किसी अजनबी व्यक्ति को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप नेट रूप में उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांककर, ईमेल में झांककर देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है। इतना नियामक न्यायोचित है और इसके लिए नियामक होना चाहिए। सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को ऐसा करना चाहिए। ये कितना प्रासंगिक है, कितना हमारे लिए ये सिलसिलेवार, कितना ये प्रासंगिक हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सरकार के कर्तव्य के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन को सरकार क्या करती है, उसमें झांकती है, उनके जीवन में झांकती है और उनको लोगों के जो बातें हैं उनको जानने का प्रयास करती है। देखिए, हम इंटरनेट का यूज़ हर रोज़ हम डेली करते हैं। हम संचार के माध्यम से, हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतने जुड़े हुए, मोबाइल का यूज़ करते हैं। इससे हमारी जो सूचनाएं हैं, आपको पता है ये सूचनाएं हम किसी के पास हमारी जाती है, हम
कहीं पर भी कोई सर्च करते हैं, कहीं सर्च बार में जाकर यूट्यूब पे कोई सर्च करते हैं या कहीं पे कोई चीज़ आप देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, आप पर कोई निगरानी रख रहा है। वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, कोई उस पर निगरानी रख रहा है। तो ये सब क्या है, ये सुरक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा कौन लेगा? यानी कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो सुरक्षित कैसे है, इनकी सबकी गारंटी कौन देगा? तो इनकी गारंटी देती है सरकार। और आप एक जगह बैठकर किसी सुदूर किसी व्यक्ति से बात कर पाते हैं, ये भी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हो पाता है। लेकिन इसका प्रयोग क्या है, आतंकवादी और अपराध में लिप्त व्यक्ति क्या है, वो लोग इसका आसानी से उपयोग कर पाते हैं। तो ये सभी इंटरनेट के मिसयूज़ भी होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सरकार अगर किसी आतंकवादियों या किसी गिरोह को पर्दाफाश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के, भारत जो लोग जिस देश के निवासी हैं, उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जाकर इंटरनेट पर उनकी जासूसी कर सकती है। तो ये तो था लोकतंत्र में राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, इस बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।